आज हम पढ़ रहे हैं अपना सामाजिक विज्ञान का क्लास 7 का लेसन नंबर 15, जिसका नाम है प्यारे बच्चों आधुनिक विश्व की ओर, अर्थात वर्तमान में जो विश्व है उसके ऊपर हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं। यूरोप के देशों में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच अनेक परस्पर संबंध परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन ही आधुनिक विश्व की आधारशिला रखने में सफल हुए। अर्थात जो 14 से 17वीं शताब्दी के बीच प्यारे बच्चों हमारे परस्पर संबंधों में परिवर्तन हुए हैं, इन्हीं परिवर्तनों के कारण वर्तमान के आधुनिक आधारशिला रखने में सफल रहे हैं। वाणिज्य एवं व्यापार के विकसित होने और इंग्लैंड, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी में अनेक नए नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ, जिसने सामंत प्रथा का अर्थ कर दिया। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत ही मंदगति से हुए, फिर भी इन्होंने यूरोप के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बदलाव ला दिया। यूरोपीय लोगों के पूर्वी विश्व के देशों के लोगों एवं उनकी संस्कृति के संपर्क में आने से उनमें अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति रुचि जागृत हुई, जिसके फलस्वरूप एक नवीन पुनर्जागरण का युग आरंभ हुआ। दूसरा मुख्य परिवर्तन ईसाई धर्म में सुधार होना था। इस अध्याय में हम इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों रेनेसां अर्थात पुनर्जागरण। रेनेसां शब्द का आशय पुनर्जागरण अर्थात अथवा पुनर्जन्म से लगाया जाता है। इससे पुनर्जागरण या पुनर्जन्म। यूरोप में 14वीं शताब्दी से आरंभ होने वाले इस समय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन यूनानी एवं रोमन सभ्यता के ज्ञान के प्रति लोगों की रुचि इस युग की प्रधान विशेषताओं में है। इस नए ज्ञान ने यूरोप के लोगों को बहुत प्रभावित किया। साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्रों में इससे अनेक परिवर्तन हुए। यूरोप के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जीवन को नियंत्रित करने वाले कैथोलिक चर्च के प्रभाव को पुनर्जागरण के कारण लोगों ने नकार दिया। इस पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं थी खोज की प्रवृत्ति, विवेकपूर्ण चिंतन एवं मनन तथा विश्व एवं मानवता के विषय में वैज्ञानिक विवेचन। साहित्य के क्षेत्र में दांते, कला के क्षेत्र में गियोटो और मानवता के क्षेत्र में पेट्रार्क इस पुनर्जागरण की प्रमुख हस्तियां मानी जाती थी। यूरोपीय एवं पूर्वी देशों के मध्य व्यापार का दोबारा प्रारंभ होना इटली में पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण समझा जाता था। इटली में क्या था? पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कारण समझा जाता था। इस व्यापार के आरंभ होने से फ्लोरेंस, मिलान, नेपल्स, वेनिस आदि इटली के देशों में समृद्धि में वृद्धि हुई। इटली में स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन, मनन तथा साहसिक अभियानों की भी प्रेरणा प्राप्त हुई। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों मानवतावाद के बारे में। मानवतावाद पुनर्जागरण युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। पुनर्जागरण का यह केंद्र बिंदु था। मूल रूप से यह दैवी मामलों में मानवीय मामलों की ओर झुकाव ही था। मानवतावाद में मानव की मान मर्यादा पर जोर दिया गया, उसका गुणगान किया गया, मानव की अद्भुत एवं अपार सृजन शक्ति में आस्था व्यक्त की गई और व्यक्ति के अधिकारों तथा उसकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई। मानव तथा उसकी प्रकृति का गौरव बढ़ाया। मानवतावादी शरीर ने को कष्ट देने और धार्मिक तोप एवं संन्यास ग्रहण करने का मजाक उड़ाया तथा विरोध किया। उसने मानव को समझाया तथा आग्रह किया कि वह परलोक की चिंता से मुक्त होकर इस धरती पर सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करे। मानवता की इस नवीन भावना को नई साहित्य एवं कला में अभिव्यक्त किया गया। इसके बाद पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कला तथा स्थापत्य के बारे में। पुनर्जागरण की कुछ महान उपलब्धियां चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला में दृष्टिगोचर होती है। इस काल के कलाकारों ने बाइबल के विषय का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने इन विषयों की व्याख्या में परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण का पालन नहीं किया। इस काल के कलाकारों का मुख्य लक्ष्य धार्मिक शिक्षाओं एवं नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति था। इस काल में कलाकारों ने अपनी तथा स्वतंत्र शैली पहचान बनाई। इस काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। इस काल का महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची था। कौन था इस काल का महान कलाकार? लियोनार्डो दा विंची। उसमें बहुमुखी प्रतिभा विद्यमान थी। वह गायक, कवि, दार्शनिक, मूर्तिकार, चित्रकार,
वैज्ञानिक तथा यंत्रविद भी था। उसने हवाई जहाज बनाया तथा उसके दो सबसे प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा एवं लास्ट सपर, इसका अर्थ होता है अंतिम भोज, प्रसिद्ध थे। कौन कौन से? लियोनार्डो दा विंची, जो कि एक उस समय के मुख्य कलाकार थे, उनके दो चित्र थे प्यारे बच्चों, एक मोनालिसा और दूसरा लास्ट सफर, जिसे अंतिम भोज भी कहते हैं। दोनों बहुत ही प्रसिद्ध थे। मूर्तिकला में कुशल एक अन्य प्रतिभा संपन्न कलाकार माइकल एंजेलो था। वह एक अच्छा वास्तुकार एवं चित्रकार भी था। वेटिकन, जो कि कहां पड़ता है? रोम में। रोम के सिस्टीन गिरजाघर की छत में उसके सबसे अच्छे चित्र अंकित हैं। द फॉल ऑफ द मैन यानी आदमी का पतन, और द लास्ट जजमेंट यानी अंतिम न्याय, उसकी कृतियां हैं। किसकी है प्यारे बच्चों? ये माइकल एंजेलो की। द फॉल ऑफ द मैन और द लास्ट जजमेंट, और द लास्ट सपर किसकी है? अंतिम भोज, लियोनार्डो दा विंची की। इटली का चित्रकार राफेल भी महान कलाकारों में गिना जाता है। उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना ईसा मसीह की माता मैडोना का चित्र है। राफेल का चित्र क्या है? मैडोना। वह माइकल एंजेलो एवं लियोनार्डो दा विंची का समकालीन था। पुनर्जागरण काल के प्रारंभिक समय में ही कलाकारों ने अपने चित्रों के विषय में ईसाई धर्म से लिए। उन्होंने न्याय, स्वर्ग एवं नरक के दृश्यों को गिरजाघर की दीवारों तथा अन्य जगहों पर चित्रित किया। बाद में कलाकार रोमन एवं यूनानी आख्याओं के उपरांत उत्पन्न नई रुचि से प्रभावित हुए तथा उन्होंने रोमन एवं यूनानी विषयों के साथ साथ ईसाई कथाओं का मिश्रण करके अनेक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किया, परंतु उनके विषय का चित्रांकन मानवता से प्रभावित था। पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला में भी चित्रकला के समान ही परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल में ईसाई संतों की मूर्तियां मुख्य रूप से बनाई जाती थी तथा स्थापत्य में भी धार्मिक विषयों का चित्रण किया जाता था। पुनर्जागरण काल में मूर्तियां खड़ी अवस्था में बनाई जाने लगी। कब? तो पुनर्जागरण काल में मूर्तियां खड़ी अवस्था में बनाई जाने लगी। पुनर्जागरण काल में गोथिक कला का पतन हुआ। इस काल के कलाकार गोथिक स्थापत्य कला का पारलौकिक एवं तात्विक समझते थे। सबसे पहले इटली तथा उसके बाद यूरोप में स्थापत्य कला तथा नई शैलियों का विकास हुआ। सेंट पीटर्स का गिरजाघर, जो कि रोम में पड़ता है, इस नई शैली का सबसे सुंदर नमूना है। क्या? सेंट पीटर्स का गिरजाघर, जो कि रोम इटली में है। इसके निर्माण का कार्य ब्रामंते ने शुरू किया था। माइकल एंजेलो ने भी बाद में इसमें सहयोग किया। इस शैली में बने अन्य गिरजाघरों में गैर धार्मिक एवं मानवीय उपलब्धियों के गौरवपूर्ण भागों को चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों साहित्य के बारे में। हमने पढ़ा है कला और स्थापत्य के बारे में, अब पढ़ेंगे साहित्य के बारे में। पुनर्जागरण काल में आधुनिक यूरोपीय भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, इतालवी, जर्मन, स्पेनी आदि में साहित्य रचना की गई। इससे पूर्व साहित्य और शास्त्रीय ग्रंथों की रचना लैटिन भाषा में की जाती थी, जो केवल शिक्षित लोगों को ही भाषा थी। आम जनता का उससे कोई लेना देना नहीं था। इस काल में भी विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों का निर्माण लैटिन भाषा में ही किया जाता था, जबकि नाटक और काव्य की रचना उपयुक्त भाषाओं में भी की जाती थी। दांते की डिवाइन कॉमेडी आधुनिक भाषाओं में लिखी गई यूरोप की पहली महत्वपूर्ण कृति थी। उसने टस्कन भाषा में लिखी थी। इस भाषा में लिखी थी, टस्कन भाषा में। दांते का अनुसरण महान लेखक पेट्रार्क ने भी किया था, जिसने इतालवी भाषा में काव्य की रचना की। इतिहास में उसे मानवतावाद का संस्थापक कहा जाता है। मानवतावाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रार्क को। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, होलैंड निवासी इरस्मस भी उत्तरी यूरोप के लेखकों में प्रमुख स्थान रखते हैं। चर्च की कमजोरियों को उन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया, और टॉमस मोर जो इंग्लैंड के लेखक थे, उन्होंने भी अपनी प्रसिद्ध कृति, जो उनकी प्रसिद्ध कृति थी यूटोपिया, में एक आदर्श समाज का चित्रण किया। मैकियावेली को फ्लोरेंस में आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता कहकर उभारा जाता है। स्पेनी लेखक सर्वेट्स ने अपनी रचना डॉन क्विक्सोट में मध्य युग के नाइट तथा उनकी बहादुरी के विचारों पर गहरा व्यंग किया। अंग्रेजी लेखक बेकर ने अनेक विषयों पर विद्वतापूर्ण निबंध लिखे, और प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार तथा कवि
जो कि क्या नाम था उनका कवि का, शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं में मानव की क्षमताओं एवं दुर्बलताओं तथा सभी संभावनाओं का विवेचन किया। फ्रांस का लेखक रेबेस, जो चिकित्सा शास्त्र एवं धर्म शास्त्र का ज्ञाता था, उसने उस समय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और ज्योतिष की मान्यताओं पर अनेक व्यंग्यपूर्ण बुद्धिमत्ता युक्त लेख लिखे। उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? गारगांतुआ और पेंटाक्रूअल, ये उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कैस्टर एवं गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया, इससे लेखन कला को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम गुटेनबर्ग की बाइबिल का मुद्रण किया गया, जो 1450 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। मुद्रण कला के आविष्कार एवं पूर्व पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जो कि हाथ से लिखी जाती थी, जो मुख्य रूप से ईसाई मठों के पुस्तकालयों में ही उपलब्ध हो पाती थी। इस आविष्कार के 50 वर्ष बाद पुस्तकों की संख्या 1 लाख हस्तलिखित से बढ़कर 1 मिलियन हो गई थी। आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों विज्ञान के बारे में। आधुनिक विज्ञान का जन्म भी पुनर्जागरण के साथ ही माना जाता है। मध्यकाल में बौद्धिक जीवन पर भी चर्च का आधिपत्य था। पुनर्जागरण काल के विचारकों ने चर्च के इस विचारों पर आंख बंद करके यकीन करने से मना कर दिया। इन्होंने वर्ग निरीक्षण एवं प्रयोग की कसौटी पर इन विचारों को परखने पर जोर दिया, अर्थात पहले निरीक्षण करेंगे और उसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में प्रयोग करके जानेंगे, इस बात पर इन्होंने अधिक जोर दिया। इस काल की आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियां खगोल शास्त्र के क्षेत्र में हैं। जो कोपरनिकस, जो पोलैंड का निवासी था, वह कई वर्ष तक इटली में रहा। कोपरनिकस कहाँ रहा? इटली में। इन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। यूरोप में बहुत प्राचीन समय में यह मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इतालवी वैज्ञानिक गैलीलियो भी बाद में कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो पर धर्म विरोधी विचारों तथा प्रतिपादन करने के लिए चर्च द्वारा मुकदमा चलाया गया तथा उसे अपने विचारों को वापस लेने को मजबूर किया। जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से बताया कि ग्रह किस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आइजैक न्यूटन केपलर के बाद उसके कार्य को आगे बढ़ाया। उसने गणित की सहायता से सिद्ध किया कि खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ही यात्रा करते हैं। किसके अनुसार? गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। इस विषय में इस बात पर गौर किया जाना जरूरी है कि प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर ने यूरोप के विद्वानों से बहुत पहले 5वीं शताब्दी में ही इस प्रकार के विचार प्रकट किए थे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। पुनर्जागरण के उत्तर काल में यूरोप के इतिहास में हुए दो मुख्य परिवर्तन के लिए धर्म सुधार आंदोलन का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रथम परिवर्तन प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार था। इसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म में फूट उत्पन्न हुई एवं अनेक देश रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अलग चर्च की स्थापना की थी। दूसरे परिवर्तन का संबंध रोमन कैथोलिक चर्च में हुए उन सुधारों से है जिनमें प्रतिधर्म सुधार कहा जाता है। धर्म सुधार कार्यक्रम केवल धार्मिक आंदोलन ही नहीं था, वरन उस समय के सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलनों में से भी इसका गहरा संबंध था, जो मध्य युग का अंत कर आधुनिक युग के आगमन के कारण बने। प्रारंभिक मध्य युग से ही रोमन कैथोलिक चर्च रोम के पोप के अधिनायकत्व के अंतर्गत एक विशाल श्रेणीबद्ध संगठन था। ईसाई विश्व का एकमात्र सम्राट पोप माना जाता है। किसे माना जाता है? ईसाई धर्म को विश्व का एकमात्र पोप ही माना जाता है, जिसकी सत्ता समस्त पुरोहित वर्ग पर स्थापित थी और चर्च के कुछ पुरोहितों और धर्माचार्यों ने भ्रष्ट साधन अपनाकर बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली थी। धार्मिक पदों की बोली लगाई जाती थी। जो लोग ये पद प्राप्त करते थे वे अपनी धर्म संबंधी सेवाओं के लिए ऊंची फीस वसूला करते थे, अर्थात अधिक पैसे लेते थे। उच्च अधिकारी और पोप राजसी जीवन व्यतीत करते थे तथा चर्च के विरोध में किसी भी विचार तथा सिद्धांत को विरुद्ध माना जाता था। ऐसे विचार प्रकट करने वाले लोगों ने चर्च की इन बुराइयों के खिलाफ विरोध करना आरंभ कर दिया।
जॉनसन, बाइकलेट तथा टिंडेल को धर्म विरुद्ध विचारों के कारण दोषी ठहराया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। सेंट अगस्टीन धर्म संप्रदाय के संत मार्टिन लूथर के चर्च का विरोध करने से यूरोप में 1517 ईस्वी में धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ। उसे सैक्सनी ने शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जिस कारण कोई भी उसे हानि पहुंचाने में सफल न हो सका। उसका आंदोलन यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च को झकझोर कर रख दिया। मार्टिन लूथर ने जर्मनी में एक स्वतंत्र चर्च की स्थापना की तथा स्विट्जरलैंड के कैल्विन और सिंगवेली ने इसको लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में कैल्विन के विचारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। अमेरिका एवं इंग्लैंड में भी धार्मिक संप्रदाय विकसित हुए, जिन्हें प्यूरिटन कहा जाता था। जो धार्मिक संप्रदाय विकसित हुए थे उन्हें क्या कहा जाता था? प्यूरिटन। स्कैंडिनेवियन देशों में, फ्रांस में इन्हें ह्यूगेनॉट कहा जाता था। जो प्यूरिटन थे प्यारे बच्चों, इन्हें स्कैंडिनेवियन देशों और फ्रांस में ह्यूगेनॉट कहा जाता था। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, पिरती धर्म सुधार। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के उपरांत शासकों, पोप पुरोहितों तथा कैथोलिकों ने अनुभव किया कि प्रोटेस्टेंट मत के प्रचार प्रसार राजनीतिक तथा दमन के साधनों से नहीं रोका जा सकता। कैथोलिक चर्च एवं पोप के पद का नैतिक पुनरुत्थान जरूरी था। इसी कारण कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए। इन आंदोलन को प्रति धर्म सुधार अथवा कैथोलिक धर्म सुधार का नाम दिया गया। जो आंदोलन चलाए गए उनका क्या नाम दिया गया प्यारे बच्चों? कैथोलिक धर्म सुधार। 3 स्तरों पर कैथोलिक चर्च में सुधार किए गए थे। ये थे अदालतों की पुनर्स्थापना, कैथोलिक सिद्धांतों का पुनर्गठन और मिशनरी क्रम की स्थापना। आगे देखते हैं, इग्नेशियस लोमोला नामक एक स्पेनी सैनिक ने एक संगठन स्थापित किया, जिसके सदस्य जेसुइट कहलाते थे। उसने एक इग्नेशियस लोमोला नामक संस्था का गठन किया, जिसके सदस्य क्या कहलाते थे? जेसुइट। जर्मनी और फ्रांस में इस संगठन के अनुयायियों की संख्या अधिक थी। इन लोगों ने भारत, अफ्रीका, चीन, अमेरिका आदि देशों में भी अपने मिशन के केंद्र स्थापित किए। अब भी विश्व के अनेक देशों में जेसुइटों के स्कूल मौजूद हैं। पाश्चात्य ईसाई जगत में धर्म सुधार आंदोलन में फूट पड़ गई। समस्त यूरोप में इस आंदोलन के फलस्वरूप अनेक धार्मिक संघर्ष एवं युद्ध हुए। इंग्लैंड में गृह युद्ध का आरंभ हुआ और सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नए देशों की खोज। मनुष्य के मन में जिज्ञासा का वास हमेशा होता है। इसी जिज्ञासा अर्थात जिज्ञासा का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? इच्छा, उमंग। इसी जिज्ञासा की भावना ने उसे नए देशों की खोज के लिए प्रेरित किया। इन खोजों का मुख्य उद्देश्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार करके लाभ अर्जन करना था। यूरोप के शासकों तथा व्यापारियों के द्वारा इन साहसिक यात्राओं के लिए धन जुटाया गया। इन समुद्री यात्राओं में मानचित्र, एस्ट्रोलैब एवं सामुद्रिक दिक्सूचक तथा दिग्दर्शन पुस्तकों से सहायता प्राप्त हुई। किसी स्थान का अक्षांश ज्ञात करने में एस्ट्रोलैब से बहुत मदद मिलती थी। दिशा का ज्ञान दिक्सूचक की सहायता से किया जाता था तथा समुद्री मानचित्र एवं चार्टों की मदद से नए नए मार्गों का पता लगाया जाता था। किससे? समुद्री दिक्सूचक की सहायता से। ओटोमन तुर्की द्वारा 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के कारण यूरोपीय व्यापारियों के लिए पूर्वी देशों का समुद्री मार्ग बंद हो गया था। अतः पूर्व के देशों में जाने के लिए नया मार्ग खोजना जरूरी था, जो कि पहले बंद हो गया था, इसलिए पुनः वहां का मार्ग खोजना आवश्यक था। स्पेन के पुर्तगाल शासकों ने नाविकों को प्रारंभिक खोज के लिए संरक्षण प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण खोज यात्राएं। हेनरी नामक पुर्तगाल के शासक, जो नाविक के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने देश के नाविकों को अफ्रीका के तट के आधार पर मानचित्र बनाकर दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। एक नाविक जिसका नाम बार्थोलोमेओ डायज था, उस स्थान पर पहुंचने में सफल हुआ जिसे पुर्तगालियों ने
उत्तमासा अंतरीप का नाम दिया था। 1468 ईस्वी में उसी रास्ते से यात्रा करके वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंच गया था। जो पुर्तगाली यात्री था सबसे पहले जो भारत आया था समुद्र के रास्ते प्यारे बच्चों, कौन था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। वह वापसी में अपने साथ बहुत सारे मसाले लेकर गया। तब वहां के राजा ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। कोलंबस इटालियन नाविक को विश्वास था कि वह अटलांटिक महासागर में पश्चिम की करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत जा पहुंचेगा। स्पेन की महारानी इसाबेल ने उसे यात्रा के लिए धन प्रदान किया और 1492 ईस्वी में वह अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ सप्ताह पश्चात बहामा द्वीप पहुंच गया, जिसे उसने भारत समझा। उसे 1504 ईस्वी तक 3 अन्य समुद्री यात्राएं सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली थी। जब उसकी मृत्यु हुई तब तक भी वह इस बात से अनजान था कि जिस देश की वह खोज की है वह अमेरिका है। इटली के खोजी नाविक अमेरिका वेस्पुसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया था। किसके नाम पर? जो इटली के खोजी नाविक थे अमेरिका वेस्पुसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम क्या रखा गया था? अमेरिका। इसके बाद स्पेन के नाविक पिजारो एवं फोंटेन भी विजय अभियान के लिए, जिस कारण लैटिन अमेरिका का उपनिवेशीकरण हो गया। 1521 ईस्वी में मैगलन पश्चिम की ओर यात्रा पर गया। वह दक्षिण अमेरिका के समुद्री तट के साथ यात्रा करते हुए उसके दक्षिण छोर तथा बाद में जो मैगलन जल संयोजक के नाम से जाना गया को पार करके प्रशांत महासागर में यात्रा करते हुए फिलीपींस द्वीप जा पहुंचा, जहां के आदिवासी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसके दल के 260 सदस्यों में से 3 वर्ष बाद केवल 18 सदस्य स्वदेश पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन इस दल ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों? पूरे चक्कर लगाकर सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है। आगे बढ़ते हैं यूरोपियों का भारत आगमन। जो यूरोपी भारत आए थे उनके बारे में। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय से ही यूरोप के लोग भारत से परिचित थे। यूरोपीय लोगों का भारत से प्रत्यक्ष संपर्क रोमन साम्राज्य के समय में भी हुआ करता था। मध्यकाल में अरबों ने व्यापार तथा भारत द्वारा यूरोप के देशों के बीच कड़ी का कार्य किया। अरबों द्वारा ही यूरोप के लोगों को भारतीय गणित, खगोल विद्या तथा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ, किंतु यूरोप के वासी भारत से व्यापार में अधिक रुचि लेते थे। हॉलैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड तथा फ्रांस भारत और पूर्व के अन्य देशों के साथ व्यापार पर नियंत्रण करने की आड़ में सम्मिलित हुए। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कंपनी भारत में स्थापित की। वे भारत में अपने अरबी व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को हराकर व्यापार पर अधिकार करना एवं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। मालाबार के शासक अरबों, तुर्कों एवं मिस्र के संघ को हराकर पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक शक्ति का दबदबा स्थापित किया और 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर वहां पुर्तगाली बस्ती बसाने में सफल हुए। उसके बाद उन्होंने 1534 ईस्वी में बसाई द्वीप, 1538 में दमन में भी अपने उपनिवेश बना लिए थे। पुर्तगालियों की सफलता ने डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी व्यापारियों को भी उत्साहित किया, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर दी थी। डचों ने भी 17वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों भारत में अपनी कंपनियां स्थापित कर दी थी। भारत में अंग्रेज व डच व्यापारी मित्र के रूप में प्रविष्ट हुए, लेकिन व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ने उन्हें शीघ्र ही शत्रु बना दिया। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में तो अंग्रेजी दूत व्यापार में रियासतें प्राप्त करने के इरादे से आए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को खरीद लिया तथा वहां सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाने की आज्ञा भी प्राप्त कर ली। इसके बाद वे बालासोर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, एवं हुगली पश्चिम बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में भी सफल हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से 1661 ईस्वी में मामूली किराए पर बंबई द्वीप भी ले लिया। औरंगजेब ने उन्होंने कलकत्ता से एक फैक्ट्री को स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर ली तथा कलकत्ता के समीप बसने एवं स्वतंत्र व्यापार करने का भी उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी व्यापारिक कंपनी की शुरुआत सूरत और
मछलीपट्टनम में तथा अपनी फैक्ट्री 1667 ईस्वी में आरंभ की। बीजापुर के शासक की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने पांडिचेरी में भी एक बस्ती स्थापित की। उन्होंने पश्चिमी तट पर माहे तथा पूर्वी तट पर कासिम, बजना, चंद्रनगर एवं बालासोर में अपनी बस्तियां बसाई। इसके अतिरिक्त कोरोमंडल तट पर कराईकल भी उन्होंने अपनी बस्ती स्थापित की तथा फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था। भारत में सबसे अंत में आने के बावजूद भी फ्रांसीसी व्यापार में अंग्रेजों के प्रमुख एवं एकमात्र प्रतिद्वंदी बन गए थे। इन दोनों के मध्य कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए। कितने? 3 युद्ध लड़े गए। अंत में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई और इस प्रकार अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो गए। जब अंग्रेजों ने प्यारे बच्चों युद्ध जीत लिया तो उन्होंने अपने व्यापारिक और सत्ता को भी भारत में मजबूत बनाने में सफल हो गए। 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापित हुई। इसमें आगे प्यारे बच्चों कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिनको हम और आप मिलकर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट, वाणिज्य व्यापार के विकास एवं नगरों की वृद्धि में यूरोप में सामंतवाद का अंत कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी देशों के संपर्क में आने से यूरोपीय लोगों में अपने अतीत की जानकारी के प्रति प्रेरणा प्राप्त हुई और पुनर्जागरण काल का आरंभ हुआ। पुनर्जागरण के 3 प्रमुख स्तंभ पेट्रार्क, दांते तथा गियोटो माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं के स्थान पर स्थानीय भाषा में साहित्य रचना की गई। इस काल के चिंतकों ने दर्शन, तर्क और पराभौतिकी पर जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रकला और मूर्तिकला में ललित कला से अधिक सृजनशील हुआ। लियोनार्डो दा विंची, एंजेलो एवं राफेल प्रसिद्ध कलाकार हुए। भौतिक शैली के स्थान पर स्थापत्य के क्षेत्र में नवीन शैली का विकास हुआ। सेंट पीटर्स का गिरजाघर नई शैली में निर्मित किया गया। गैलीलियो, कोपर्निकस, न्यूटन और केपलर ने ग्रहों की गति की नई संकल्पना प्रस्तुत की। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्जागरण के उत्तरकाल में धर्म सुधार आंदोलन के कारण कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट धर्म में विरोध उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जिज्ञासा और साहसिक समुद्री यात्राओं ने नए देशों की खोज में मदद की। इस खोज में एस्ट्रोलैब यंत्र तथा दिक्सूचक एवं समुद्री चार्ट तथा मानचित्रों से बहुत सहायता मिलती थी। जिससे क्या होता था प्यारे बच्चों, दिक्सूचक यंत्र से समुद्री मार्गों को खोजने में सहायता मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्को डी गामा और बार्थोलोमियो डायज ने अफ्रीकी समुद्र तट के साथ एवं कोलंबस ने पश्चिम में यात्रा के दौरान नए देशों की खोज की। दुनिया का चक्कर लगाते हुए मैगलन की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल एवं हॉलैंड ने नए देशों तथा उनके समाधानों पर अधिकार के लिए प्रतिद्वंदिता उत्पन्न की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बनाई थी। भारत में सबसे बाद में आने वाले फ्रांसीसी अंग्रेजों के एकमात्र प्रतिद्वंदी बनकर उभरे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में युद्ध हुए। अंग्रेजों को इनमें विजय प्राप्त हुई और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा ये लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।